नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब हमने एक नई पहल लॉन्च की है इतिहास की, जिसमें हम लोग करेंगे मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की, और इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे। और ये शुरू होती है भारत में यूरोपियों के आगमन से। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और किस तरह से अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे पहले स्रोत देखते हैं कि हमें इसके क्या क्या स्रोत मिलते हैं। पहला है राजकीय अभिलेख। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1700 1857 की कलावधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी। प्रत्येक लिखित में होती थी। व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्यवाही गुप्त पत्राचारों एवं अन्य पत्राचारों के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पना अतीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। अब इसके अन्य स्रोत भी देख लेते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग भी हैं। चित्रकारी में नए पैटर्न जो अपनी औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया, इसने भी उस समय के जीवन को समझने में हमारी मदद की है। ठीक है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। कुछ समय बाद समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी चली, उनके उनको भी देख लेते हैं। 19वीं सदी 19वीं एवं 20वीं सदी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देसी भाषाओं में भी प्रकाशित हुई। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में को उद्घाटित करना चाहते थे कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे, यानी गलत काम करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्ट भारत में जो थे जेम्स ऑगस्ट ने 1780 में बंगाल गजट एवं कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। बाद में कई समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए। अब देखते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन। देखते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, क्या कारण थे उस समय 15वीं शताब्दी में, कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से यूरोपियों का भारत में आना, आगमन शुरू हो गया था। एक एक करके हम लोग देखते हैं किस तरह से पुर्तगाली आए पहले, फिर डच आए, और फिर किस तरह से अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए। ये मतलब किस तरह से आए, और सबसे बाद में अंग्रेज आए, वो किस तरह से भारत में बस गए और वहाँ शासन करना शुरू कर दिया। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज से बाहर निकलीं। जैसे औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं वो नए विकल्पों की खोज से बाहर निकली। ठीक है। मार्को पोलो, जिसने चीन की यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि कर दी। जब मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की थी तो उसने अपने वृत्तांतों को यूरोपियों को सुनाया और बताया कि पूर्व में बेशुमार धन संपदा पड़ी हुई है और हमें वहाँ व्यापार करना चाहिए, जिससे यूरोपियों की लालसा में काफ़ी वृद्धि हुई, जैसे कि उन्हें लालच हुआ। इस वजह से उन्होंने सोचा कि पूर्व से व्यापार करना चाहिए। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से पूर्व, सबसे पहले इटली तो पूर्व से व्यापार कर ही रहा था। 12वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। एकाधिकार था इटली का। तो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया जाता था। विभिन्न स्थल मार्गों एवं जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहाँ से इन्हें स्थल मार्गों से जेनेवा और बिजनेस पहुँचा पहुँचाया गया पहुँचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र से अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं होती थी। जो अभी स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जो हमें पता है स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती थी, तब वो वहाँ पे नहीं थी। इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा जाता था। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं से 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों की कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुएं आपूर्ति कर रहा था। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था तभी से ही इटली इटली जो था वो
यूरोपीय देशों को काफ़ी वस्तुएं, जैसे कि लग्जरियस वस्तुएं हैं और भी काफ़ी वस्तुएं हैं, वो 11वीं 12वीं शताब्दी से ही उनको मतलब दे रहा था, आपूर्ति कर रहा था, जिससे वे बेहद संपन्न थे। जाहिर सी बात है, जब वो इतने पहले से वहाँ इन सब चीज़ों की आपूर्ति कर रहा है तो वे बेहद संपन्न होंगे। इटली भी संपन्न था। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार वर्चस्व में था। इटली का व्यापार बहुत जोर शोर से था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। ठीक है, इटली द्वारा। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। जब इन लोगों ने देखा कि इटली काफ़ी मतलब इटली बहुत ज़्यादा धन संपदा इकट्ठा कर रहा था और काफ़ी विकसित होता चला जा रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, जिसको देखकर यूरोपियों के मन में लालसा आई और इन्होंने इसके एकाधिकार को तोड़ना चाहा। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक पर तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीयकृत राज्य एवं शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही फौजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण यानी मुद्रा और नक्शा बनाने का कार्य काफ़ी तेज हो गया था, जिससे फौजियों को अत्यधिक सहायता मिली। जैसे जो भी भारत में आ रहे थे ना, उनको काफ़ी सहायता मिली। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग कल देखेंगे पुर्तगाली, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली क्यों आए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन, ये देखेंगे कि सबसे पहले भारत के लिए रास्ते की खोज किसने की थी, जलमार्ग की। ठीक है, इन सबको देखेंगे। चलिए, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।